आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। फ्रेंड, हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। फ्रेंड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी में अगोना में, जो कि यूपी में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना की। अगर इनके ग्रंथ की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की और यह इन्होंने 1929 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास का ग्रंथ किसने लिखा था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ लिखा था, जो कि 1929 ईस्वी में लिखा गया था। अगर हम बात करें इन्होंने किस पद्धति का प्रयोग किया था, तो इन्होंने विदेहवादी पद्धति का प्रयोग किया था। और जो भाषा थी इनके ग्रंथ की, वह भाषा थी हिंदी। तो इनके ग्रंथ की भाषा थी हिंदी। ठीक है फ्रेंड, और इन्होंने इस ग्रंथ में हिंदी के कितने कवियों का वर्णन किया था, तो लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, यह ग्रंथ सर्वप्रथम 1927 में लिखा गया था और हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया था। तो जो ये ग्रंथ है, यह ग्रंथ 1927 में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से लिखा गया था और यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इसके रूप में 1929 में यह प्रकाशित हुआ, इसलिए इसकी जो सर्वमान्य तिथि है वह क्या है, 1929 मानी जाती है। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसकी जो रचना हुई थी, यह हुई थी हिंदी साहित्य के विकास के नाम से लिखा गया था 1927 में और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। ठीक है फ्रेंड, लेकिन 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में इसे प्रकाशित किया गया था। तो इसलिए इसकी जो सर्वमान्य तिथि है हिंदी साहित्य का इतिहास की, जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया था, तो इसकी जो सर्वमान्य तिथि है 1929 मानी जाती है। अगला पॉइंट है मेन फ्रेंड, यह हिंदी साहित्य के इतिहास का विकसित रूप 1940 में प्रकाशित हुआ। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो विकसित रूप है, यह 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। अगला पॉइंट है, शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। तो शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया, वीर गाथा काल नाम दिया था। ठीक है, और प्रवृत्ति के आधार पर काल विभाजन किया। तो इन्होंने उस समय की जो काल विभाजन किया है, वो प्रवृत्ति के आधार पर किया था। ठीक है, और दोहरे नामकरण की पद्धति को अपनाया। तो शुक्ल जी ने किस नाम की पद्धति को अपनाया, दोहरे काल को। इन्होंने आदिकाल को क्या कहा, वीरगाथा काल कहा। ठीक है, अगला है हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। तो यह कथन किसने कहा। तो फ्रेंड, आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है। तो आपका आंसर होना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है और यह परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा जाता है। शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। तो शुक्ल जी ने हिंदी का जो प्रथम महाकवि माना है, वो किसे माना है, चंद्रबरदाई को। ठीक है फ्रेंड, और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। तो फ्रेंड, पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रबरदाई जी की रचना है और इसीलिए यह चंद्रबरदाई को पहला प्रथम महाकवि मानते हैं और इनकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो, उसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। अगर हम बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 के अनुसार जो इनका काल विभाजन है उसके बारे में, तो जो शुक्ल जी ने काल विभाजन किया था फ्रेंड, इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया था, वीर गाथा काल। तो वीर गाथा काल का जो समय इन्होंने बताया 1050 ईस्वी से 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। फ्रेंड, विक्रम संवत जो होता है कि ये 57 वर्ष आगे चलता है। ठीक है फ्रेंड, ईस्वी से 57 वर्ष आगे चलता है
विक्रम संवत। अगर हम इसमें ईस्वी की बात करें तो ये हो जाएगा 993 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड। तो पूर्व मध्यकाल की अगर हम बात करें तो पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल का नाम दिया और इसका समय था 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक। अगला इन्होंने दिया उत्तर मध्यकाल, जिसे इन्होंने नाम दिया था रीतिकाल। तो रीतिकाल का जो समय था 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत इन्होंने रीतिकाल का समय माना है। और गद्यकाल जो कि इनका चौथा खंड था, ये चौथा भाग है, इसको इन्होंने आधुनिक काल का नाम दिया और यह 1900 विक्रम संवत से अब तक का काल माना जाता है। तो शुक्ल जी द्वारा यह हिंदी साहित्य को 4 काल खंडों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला था वीर गाथा काल, जिसे आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया और इसका समय 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल का नाम दिया और इसका जो समय था 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया और इसका समय था 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत। और गद्यकाल, आधुनिक काल को इन्होंने गद्यकाल का नाम दिया और यह था 1900 विक्रम संवत से अब तक का समय। तो ये शुक्ल जी द्वारा काल विभाजन था। फ्रेंड, शुक्ल जी ने तुलसी को लोक मंगल की साधनावस्था का कवि कहा है। तो तुलसीदास को लोक मंगल की साधनावस्था का कवि किसने कहा? तो शुक्ल ने तुलसीदास को लोक मंगल की साधनावस्था का कवि माना है। तो परीक्षा में काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि माना है। तो शुक्ल ने सूरदास को कौन सा कवि माना? तो जीवनोत्सव कवि माना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें। शुक्ल ने भक्ति काल को 2 धाराओं में बांट दिया। शुक्ल जी द्वारा जो भक्ति काल था उसको 2 धाराओं में इन्होंने बांटा। पहला था निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा है सगुण भक्ति धारा। तो भक्ति काल को 2 भागों में इन्होंने बांटा है। ठीक है फ्रेंड। पहला क्या है? भक्ति काल को पहले उसमें बांटा इन्होंने निर्गुण काव्य धारा में और दूसरा है सगुण काव्य धारा। ठीक है। और निर्गुण को भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया और सगुण को भी 2 भागों में बांट दिया। तो निर्गुण को तब 2 भागों में बांटा तो पहला था ज्ञानाश्रय और दूसरा है प्रेमाश्रय। ठीक है। इसे संत काव्य धारा भी कह सकते हैं और प्रेमाश्रय को सूफी काव्य धारा भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो संत काव्य और सूफी काव्य, ये जो नाम है, ये नाम किसने दिए हैं? तो फ्रेंड ये नाम दिए हैं राम कुमार वर्मा ने दिए हैं। और रामाश्रय काव्य धारा और कृष्णाश्रय काव्य धारा, राम काव्य धारा या कृष्ण काव्य धारा। तो फ्रेंड संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य, ये जो नाम दिए हैं ये किसने दिए हैं? राम कुमार वर्मा जी ने दिए। ठीक है। और शुक्ल जी ने रामश्री और कृष्णाश्री नाम दिए। तो बात करें हम ज्ञानाश्री काव्य धारा की, तो इसके जो कवि हैं इसमें आते हैं कबीर। ठीक है फ्रेंड। इसी प्रकार प्रेमाश्री काव्य धारा के जो कवि थे वो है जायसी और रामाश्री काव्य धारा के जो कवि थे वो है तुलसीदास। इसी प्रकार कृष्णाश्री या कृष्ण काव्य के जो धारा के जो कवि हैं वो हैं सूरदास। ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हैं फ्रेंड। शुक्ल ने एर्नॉल्ड की रचना द लाइट ऑफ एशिया का जो बुद्ध चरित्र नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। तो जो शुक्ल ने एर्नॉल्ड की जो रचना थी द लाइट ऑफ एशिया, बुद्ध चरित्र का नाम से इन्होंने इसका क्या किया? ब्रज भाषा में अनुवाद किया। किसका? द लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में अनुवाद किया बुद्ध चरित्र नाम से। किसने किया था? शुक्ल जी ने। ठीक है फ्रेंड। शुक्ल ने चिंतामणि निबंध संग्रह लिखा है और पहले 2 भाग थे, अब यह 4 भाग हैं। ठीक है फ्रेंड। और इसमें 17 मनोविकार से संबंधित है। यह क्या है? 17 मनोविकार से संबंधित है यह निबंध संग्रह। और 2 भाग शुक्ल जी ने लिखे हैं और तीसरा भाग नामवर सिंह ने लिखा है। और चौथा भाग किसने लिखा है? तो चौथा भाग इसका कुसुम चतुर्वेदी जी ने लिखा हुआ है। तो फ्रेंड ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में हमने पढ़ा, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।